हाय गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर अर्चना सिन्हा, ये फॉर्मर जज फ्रॉम दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज आपके पास लेकर आई हूँ आज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिल्ली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स एग्जाम 2020। 66 vacancies have been notified, but the students who are aspiring to have success in this exam are worried about what is the syllabus, what is the exam pattern, and how the new acts which have been included would be tackled, what would be their weightage. Because notification does not contain all these things. So we will clarify and discuss these facts which are important for preparation of the exam. Delhi APP exam is basically very much prestigious. From so many factors. The first is its level of salary. Working hours, and basically it can become a forum for preparing you for judiciary event. Because in Delhi courts, when you work as public prosecutor, you get almost all the opportunities to go through all the basic subjects of required for the judiciary. So, 66 vacancies have been notified. And out of these 66 vacancies, we have 20 for UR General, 6 for EWS, 17 for OBC, and 19 for SC, and 4 for ST. PWBT benchmark for physically weaker candidates, 5 vacancies, that is inclusive of these 66 vacancies. So this time we have very good chance. The ratio of pattern of exam is 75:25. यानी recruitment test and interview has this ratio. अब हम देखें कि कब से एग्जाम की डेट निकली है, कब तक है, और क्या क्या हमारी एज या क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए. फॉर दैट वी हैव टू गो टू वैकेंसी. So if we go to the UPSC website, we will get all details about these vacancies. 66 vacancies. And this is the reservation position. UR 20, EWS 6, OBC 17, SC 19, ST 4, and 05 is inclusive of 66 vacancies. What is the pay scale? It is level 8. Level 8 is very good pay scale in comparison of other services. So that is why I told you that this is a very golden opportunity, even for the students who aspire to become judicial service. Age for this is 30 years. For OBC, add 3 years, and for SC ST, add 5 years. And for PW,
BD 10 years. Like other vacancies, we have the same relaxation criteria. What is the essential qualification? LLB degree, but here they need 3 years experience at bar. यानी आपको एज एडवोकेट 3 साल काम करना जरूरी है बिफोर you apply for this vacancy. Now we see जो हमने अप्लाई करना है और कब तक की डेट है. हमारी जो डेट है वो है 12 अप्रैल से शुरू हो चुकी है, 1 मई तक चलेगी और हम प्रिंटिंग करके कंप्लीटली सबमिट कर सकते हैं 2 मई तक और 11:59 मतलब 12 बजे से पहले, रात के 12 बजे से पहले. तो ये डेट्स याद रखिए क्योंकि अप्लाई करने की डेट आपको भूल ना जाए और आपकी ये वैकेंसी निकल ना जाए गलती से. अब हम जाते हैं सिलेबस. सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन है बच्चों को जो एपीपी के एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो है सिलेबस, क्योंकि सिलेबस नोटिफिकेशन में नहीं आया है. एंड दूसरा है एग्जाम पैटर्न. क्या वेटेज होगी सब्जेक्ट की, कितने सब्जेक्ट आएंगे और हमें कैसे तैयारी करनी है, किस पे जोर डालना है. तो इसके लिए आपको मैं आज डिटेल में ये बताऊंगी कि पहले ये पूरा का पूरा एग्जाम अप टू 2010 4 सब्जेक्ट बेस्ड था. कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी, सीआरपीसी एंड एविडेंस एक्ट, जिसमें सीआरपीसी का जो वेटेज था वो थोड़ा कम था, बाकी ऑलमोस्ट इनका वेटेज बराबर था इन तीनों पेपर्स का. और ज्यादातर जो तैयारी एपीपी की करते थे वो इन्हीं 4 पेपर पर बेस करते थे, क्योंकि एपीपी का बेसिकली काम क्या है, प्रोसीजरल लॉ की जानकारी, जो पीनल कोड है उसकी अच्छी तरह से जानकारी और एविडेंस एक्ट, क्योंकि पीपी ने एविडेंस कराना है और इन सब प्रोसीजर को ध्यान में रखते हुए कोर्ट में स्टेट को रिप्रेजेंट करना है. तो ये 4 पेपर्स हम लोगों के पैटर्न में थे, लेकिन अभी 2015 से जो हमने पैटर्न देखा है तो इसको सीबीआई के पीपी के साथ कंबाइंड एग्जाम दिया गया है और हमने देखा है कि इसमें और सब्जेक्ट भी ऐड कर दिए गए. वो सब्जेक्ट क्या क्या है? वो सब्जेक्ट हैं ये सब्जेक्ट: इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये सब. तो ये सब्जेक्ट ऐड होने से कंफ्यूजन बढ़ गया है. व्हाट वुड बी द वेटेज ऑफ दीज सब्जेक्ट्स. अब हम आके हम अगर सिलेबस देखते हैं तो सिलेबस की डिटेल्स जो हमने पहले पैटर्न ऑफ एग्जाम को देखकर निकाली है उसमें जनरली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में से इन सब्जेक्ट्स पर ज्यादा फोकस होता है. फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जुडिशरी, इमरजेंसी प्रोविजंस, अमेंडमेंट प्रोसीजर्स, सेंटर स्टेट रिलेशंस और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप ये मान सकते हो. क्रिमिनल लॉ में आप इंडियन पिनल कोड में जनरली इन सब्जेक्ट्स पर आपका ध्यान रहना चाहिए. जनरल एक्सेप्शंस: ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, डिफेमेशन, फॉर्जरी एक्सेट्रा. इसी तरह
सीआरपीसी में जुरिडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द कोर्ट, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस का फर्क, अरेस्ट, बेल एंड एंटिसिपेटरी बेल, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, चार्ज, प्ली बार्गेनिंग, समन्स, वारंट्स, प्रोसेसेस, अपील, रिवीजन। इंडियन एविडेंस एक्ट में जनरली रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स, admissions and confessions, dying declaration, burden of proof, witness of examination, types of evidence, expert opinion, etc. अब ये जो हमारा नया आया है उसमें हम जो नए सब्जेक्ट जुड़े हैं उनमें अगर हम देख रहे हैं पैटर्न, तो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बेसिकली हमें की कॉन्सेप्ट्स ध्यान रखने हैं। पब्लिक सर्वेंट और ग्रेटिफिकेशन, ऑफेंसेस क्या क्या है इसमें, पावर ऑफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, सैंक्शन फॉर प्रोसिक्यूशन एंड रीसेंट अमेंडमेंट, ये हमें ध्यान रखने हैं। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट में हम एस्टेब्लिशमेंट एंड रोल ऑफ सीबीआई एंड रोल ऑफ पुलिस, जुरिडिक्शन एंड पावर्स, ट्रांसफर ऑफ केसेज, सेंटर एंड स्टेट जुरिडिक्शन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में साइबर क्राइम्स, ऑफेंसेस अंडर सेक्शन दिस, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स, और अब तो बीएनएस और बीएनएसएस आने के बाद ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंपॉर्टेंट हो गया है, और वो कैसे हमें प्रोड्यूस करना है, कैसे एग्जिबिट करना है, उसको कैसे एडमिसिबिलिटी या उसका प्रूफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, तो हमें वो भी ध्यान रखना है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में ये छोटा सा जुरिडिक्शन एक्सेट्रा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग में डेफिनेशन, अटैचमेंट, कंफिस्केशन, ऑफेंसिव पेनल्टीज एंड रोल ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये हम बेसिकली देखेंगे। अब हम यहां एक इस चार्ट पर थोड़ी सी नजर डालते हैं। हमने जो एनालिसिस किया 2000 जब से एपीपी का एग्जाम हुआ और आज तक, तो हमने एक चीज पाई, अगर हम उसको ध्यान रखेंगे तो हम अपने एग्जाम को तैयार करने में हमें आसानी होगी। व्हाट इज द वेटेज ऑफ द पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यहां जब हम देखते हैं तो 2005 में, क्योंकि ये 4 ही सब्जेक्ट थे, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, यहां तक 2010 तक, जैसा कि हमने आपको बताया। तो जो वेटेज है सीआरपीसी की वेटेज थोड़ी कम है, बाकी तीनों सब्जेक्ट की ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट इक्वल, किसी की थोड़ी ज्यादा किसी की थोड़ी कम, यानी कि 80% 90% जो हमारा बन रहा है पेपर, वो इन 3 सब्जेक्ट पर बेस्ड है, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी और एविडेंस। लेकिन जब ये ऐड हो गए हैं तो हमने 2017 का जो देखा है और 2015 का भी इवन, तो हमने एक चीज नोट की है कि वेटेज जो है वो इन सब्जेक्ट्स की 65% हो गई है, जबकि 2015 में हम 85% देखते हैं इन सब्जेक्ट्स में, यानी कि बाकी जो बचे हुए सब्जेक्ट हैं उनमें 15% वेटेज दे रखी है, यानी कि कम से कम 15 मार्क्स, 15 क्वेश्चन आपके जो छोटे वाले एक्ट हैं उनमें से आने वाले हैं। लेकिन अभी जो हमने लास्ट एग्जाम 2017 का देखा है, 2017 के पैटर्न पे जो हम देखते हैं उसमें वेटेज इनकी सब्जेक्ट्स की बढ़ गई है 35%। आप ये देखिए कि 15% से 35% बढ़ा है, और बच्चों का ये मानना है कि इट मे बी इन 2025 50%, यानी कि जो आपके पहले 4 सब्जेक्ट है उनका 50% और जो आगे के सब्जेक्ट ऐड किए गए हैं उनका भी 50%, क्योंकि अब जो पीपी की रिक्रूटमेंट हो रही है एपीपी की, वो ये सोचकर हो रही है कि उनकी पोस्टिंग अब पीसी कोर्ट में, सीबीआई कोर्ट में और कहीं भी हो सकती है, पीएमएलए की कोर्ट, तो वो अलग रिक्रूटमेंट की बजाय कंबाइंड टेस्ट हो रहा है, तो यहाँ परसेंटेज बढ़ती जा रही है। मतलब आप ये मानिए कि अगर 2025 की हम बात करें, जो कि 100 क्वेश्चंस आने के
बताए गए हैं और 300 मार्क्स का है ये, यानी कि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग जो है वो 1/3 है। यानी आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। क्वेश्चन में आंसर करते हुए एमसीक्यू में आपको किसी तरह का भी डिलेमा नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह आपको कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको हर सब्जेक्ट को बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। 1/3 इज टू मच, क्योंकि आपके 3 क्वेश्चन गलत पे 1 नंबर कट जाए और आपके एक सही क्वेश्चन पर आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि 100 क्वेश्चन में से कोशिश होनी चाहिए कि आप 100 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए, लेकिन ओनली व्हेन यू आर श्योर, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग बहुत नुकसानदायी हो सकती है। यहाँ पर हम 100 क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ देखिए, यहाँ पहले 25 था, ये 25 से 19 हो गया आईपीसी और सीआरपीसी 18 हो गया। यानी कि इसकी जो परसेंटेज जब हम इन पेपर्स के साथ देख रहे हैं, इससे पहले तो ये थे नहीं, यहाँ इनकी परसेंटेज 25 से कॉन्स्टिट्यूशन का एज इट इज रहा है और ये 25 से घटकर 19 पर चले गए और ये 25 से घटकर 18 पर चले गए और ये एविडेंस का भी 25 से घटकर 14 पर चले गए, 14। और अगर हम पुराने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये जो चारों सब्जेक्ट हैं इन पर जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन हैं, बहुत ज्यादा उसमें डिटेल्स नहीं है और बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि हमारा जोर अब पास होने के लिए किन पर करना पड़ेगा, इन बाकी सब्जेक्ट्स पर। ये जो अब नए सब्जेक्ट ऐड हुए हैं, आईटी एक्ट, आईटी एक्ट तो बहुत ज्यादा ध्यान से करना पड़ेगा, इसकी वेटेज बढ़ जाने वाली है बहुत ज्यादा। आप ये देखिए यहाँ इसकी वेटेज सबसे ज्यादा 15% पिछले एग्जाम, क्योंकि अब हमारा बीएनएस और बीएनएसएस आने के बाद और इवन बीएसए आने के बाद ये तीनों सब्जेक्ट्स पर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और ऑडियो वीडियो प्रोसीजर डिजिटलाइज हो गया है। डिजिटलाइजेशन से क्या फर्क पड़ा है, डिजिटलाइजेशन से हमें इस एरिया में आईटी एक्ट, इसको हमें ज्यादा से ज्यादा समझना होगा, क्योंकि अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो हमारा इनमें से कोई भी पेपर अच्छा नहीं होगा। अब तो डेफिनेशन भी आ गई ऑडियो वीडियो की, जो नए वाले एक्ट आए हैं, और इंडियन एविडेंस एक्ट में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एडमिसिबल भी कर दिया है। तो ये वाला जो पेपर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके साथ साथ पीसीए और पीएमएलए, इन दो पर हम थोड़ा सा कम भी ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि इनकी जो परसेंटेज बढ़ी है वो उतनी नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस एक्ट जो है और दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इन पर भी हम थोड़ा सा गो थ्रू कर सकते हैं, बस इसमें बहुत ज्यादा हमें कॉम्प्लिकेटेड चीजें नहीं है। तो ये जो दो पेपर है आईटी एक्ट, पीसीए और पीएमएलए, इन पर हमें पढ़ाई अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसकी परसेंटेज 35% बढ़ गई 15 से। तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2025 में कोई बड़ी बात नहीं है, ये 50% हो जाए, ये भी 50%। तो इस बार आपको जो तैयारी करनी है वो बैलेंस तैयारी होगी। पहले जो चारों पेपर्स होते थे उन पर जितना हम जोर देंगे उसी हिसाब से हमें इन नए वाले पर भी देना होगा। ये पैटर्न नजर आ रहा है हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में। और क्योंकि ये कंबाइंड टेस्ट हो रहे हैं आजकल, कंबाइंड है दिल्ली एपीपी का और साथ में सीबीआई पीपी का, तो हमें एग्जाम पास करने के लिए ध्यान देना होगा इन चीजों पर। हमने
सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो देखना है, जैसा कि हमने बताया आपको, और हमें किन किन पेपर्स पर किस हिसाब से तैयारी करनी है वो देखना है। हम आपकी सहायता के लिए, आपके आपको स्ट्रेटेजी और गाइडेंस के लिए हमारे फोरम से हमेशा तैयार है। आप कभी भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबर पर। और हमारा एक्सपीरियंस ये कहता है कि इस बार जो पेपर आने वाला है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि हमने एआईबी के एग्जाम देखे हैं, उसका भी पैटर्न थोड़ा सा डिफिकल्ट किया है। जो अभी तक एग्जाम आए हैं 24 में जुडिशरी के, उनमें भी पैटर्न थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है। और अभी तीनों नए एक्ट आ गए हैं, तो उनके ऐड होने के बाद हमें और ज्यादा ध्यान से करना होगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस और थोड़ी डिफिकल्टी बढ़ी है, तो हमारी तैयारी बहुत ही सटीक और बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। विद दिस I give you all the best. Please apply as early as possible and get ready for your preparation of your exams for Delhi APP 2024. Thank you.